ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो रिश्वत देनी, पासपोर्ट बनवाना है तो रिश्वत देनी, राशन कार्ड बनवाना है तो रिश्वत देनी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है तो रिश्वत देनी, सेल टैक्स डिपार्टमेंट का काम है तो रिश्वत देनी, घर में बच्चा पैदा हो जाए जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो तो रिश्वत देनी है, बाप की मौत हो जाए मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है तो भी रिश्वत देनी है। उत्तर प्रदेश की इससे ज्यादा बधाई कुछ हो नहीं सकती। अभी चुनाव का मौका है तो सबके सब समाज सेवी हो गए। अभी मैं सुन रहा था रास्ते में, जितने कैसेट सुनता हूं प्रचार के, समाज सेवी प्रत्याशी, जुझारू प्रत्याशी, संघर्षशील प्रत्याशी, इतने संघर्षशील उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में पैदा हो गए जितने मैंने बचपन से लेकर आज तक कभी देखे नहीं थे। हर मोहल्ले गली में संघर्षशील प्रत्याशी, हर जगह संघर्षशील प्रत्याशी। और इन पार्टियों ने क्या किया है इसको हल्के में थोड़े थोड़े में आपको जानना जरूरी है। एक पार्टी है समाजवादी पार्टी जो चुनाव मैदान में, उसके नेता एक हफ्ते पहले बयान देते हैं, वो बयान पढ़ के मुझे शर्म आई कि मैं किस प्रदेश में रह रहा हूं जहां पे ऐसे नेता रहते हैं। उन्होंने कहा अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो हम मुलायम सिंह यादव दुराचार का पैकेज देंगे, महिलाओं के साथ बलात्कार होगा तो उनको नौकरियां देंगे। क्या उत्तर प्रदेश में नौकरी पाने के लिए महिलाओं को अपनी इज्जत लुटवानी पड़ेगी, अपनी अश्वत लुटवानी पड़ेगी? आप ये नहीं कह सकते कि अगर सपा की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में कोई बलात्कार, कोई अपहरण, कोई गुंडागर्दी नहीं होने पाएगी, बल्कि आप ये कह रहे हैं, अपनी पार्टी का एजेंडा घोषित कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार गलती से बन गई तो बलात्कार होंगे, अपराध होंगे, गुंडागर्दी होगी, माफियागर्दी होगी। बेकार है ऐसी पार्टियों पे जिस पार्टी की सरकार में महिलाओं की इज्जत लुटने पर उन्हें नौकरी मिले। मजाक बना दिया गया उत्तर प्रदेश में। एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसकी चर्चा अभी लक्ष्मण सिंह जी कर रहे थे, उसके हाथी से कुछ नाराज थे। हम उसके हाथी से नाराज नहीं है, हम नाराज है उस लौह महिला को जिसको कहा जाता है मायावती जी आयरन लेडी है। न उनके दिल है न दिमाग है, आयरन लेडी है। और उन्होंने बताया कि हमारे मंत्रालय में 21 भ्रष्ट मंत्री थे, ये 4.5 साल तक हमको नहीं पता चल पाया, चुनाव के पहले मालूम चला है, हम इनको बाहर कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं 21 मंत्री जो बर्खास्त किए गए वो 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता को लूटते रहे हैं और उसका बहुत बड़ा हिस्सा मुख्यमंत्री के खाते में जाता रहा है। इस बात को हम समझते हैं, हमें मूर्ख मत बनाइए चुनाव के मौके पर। चुनाव आया है तो आप कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, हमने 21 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। 4.5 साल तक प्रदेश लुटता रहा, आपको समझ में नहीं आया। आपके बारे में लिखा जाता है आप लौह महिला है, लौह महिला आप नहीं है, लौह महिला है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के गांव में रहने वाली वो महिला जो भट्ठे पे जाती है, सर पे ईंटा उठाती है, दिन भर मजदूरी करती है और अपने बीवी बच्चों का पेट पालती है, अपने घर वालों का पेट पालती है, वो है लौह महिला। तुमने कहां देखा है लौह महिला? आपके और हमारे ऊपर सवाल खड़ा किया जाता है। साथ एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका प्रचार मैं सुन रहा था, बनारस में था, गलियों में टहल रहा था, एक गाड़ी गुजरी, सबको जाना भूल, याद रखना कमल का फूल। भूल जाना कि इस देश में दूरसंचार का और घोटाला हुआ था जब प्रमोद महाजन जी दूरसंचार मंत्री थे। आपको याद हो कि नहीं याद हो, 12 साल तक मोबाइल कंपनियों का लाइसेंस फ्री किया गया था, 36,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। इलियास आदमी साहब बेहतर जानते हो। वो लोग आज कह रहे हैं आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत सच, NRHM का घोटाला हुआ, 2 CMO की हत्या हुई, एक डिप्टी CMO आत्महत्या कर लेता है, एक इंजीनियर आत्महत्या कर लेता है, 5,000 करोड़ का घोटाला स्वास्थ्य सेवाओं में होता है। उसके सबसे बड़े आरोपी बाबू सिंह कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में शामिल करती है और कह रही है कि हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। आप भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, आप इस तरीके से भ्रष्टाचार से लड़ेंगे? भ्रष्टाचारियों
अधिकारियों को अपने साथ में लेके आज एनआरएचएम का घोटाला आपको मालूम है 5,000 करोड़, और उस 5,000 करोड़ में नेताओं और अधिकारियों ने स्वास्थ्य सेवाओं के पैसे को अपनी अय्यासी में होटल और दारू में खर्चा किया है। ऐसी सरकारों को हम आप बर्दाश्त कर रहे हैं। कितने घोटालों की चर्चा आप करेंगे? और एक देश की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो भ्रष्टाचार की जनरेटर है। गंगोत्री, सारी नदियां, सारे भ्रष्टाचार वहीं से निकलते हैं। उसके एक नेता है कपिल सिब्बल जी, संसद में कह रहे थे आओ हम सारे भ्रष्टाचारी लोग मिलकर ये तय करें कि हम ये रैली करने वाले, धरना करने वाले, प्रदर्शन करने वाले, हम इन बाहरी लोगों के कहने पर कोई कानून नहीं बनाएंगे। हम कहना चाहते हैं अब 2012 में जवाब पूछने का वक्त आ गया है। हमारे दरवाजे पे उन पार्टियों के नेता आएंगे तो हम कहेंगे हम बाहरी लोग हैं, हमारे वोट की तुमको जरूरत नहीं है, यहां से जाओ। कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? जब संसद में आप कह रहे हो, देश के सर्वोच्च सदन में कह रहे हो कि देश की जनता बाहरी लोग है, तो उसकी वोट की जरूरत तुम्हें क्यों पड़ गई? क्यों आ रहे हो चुनाव आया है तो मैं देख रहा हूं, कोई कह रहा है ठाकुर के नाम पे दे दे बाबा, कोई कह रहा है ब्राह्मण के नाम पे दे दे बाबा, कोई कह रहा है हिंदू के नाम पे दे दे बाबा, कोई कह रहा है मुस्लिम के नाम पे दे दे बाबा, कोई कह रहा है दलित के नाम पे दे दे बाबा, कोई कह रहा है अगड़ा के नाम पे दे दे बाबा, कोई कह रहा है पिछड़ा के नाम पे दे दे बाबा। लेकिन अगर हम जाति और धर्म के नाम पर इनको वोट देते रहे तो ये हमारा सब कुछ लूटते रहेंगे, लूटते रहेंगे, लूटते रहेंगे। ये हम कहना चाहते हैं। खत्म कीजिए इन बातों को, बहुत हो गया। 64 साल से आपको इन खानों में बांट दिया जाता है। आप रोटी मांगते हो तो आपको जात बता दी जाती है, आप पानी, बिजली, रोजगार मांगते हो तो आपको धर्म बता दिया जाता है, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून मांगते हो तो आपको धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की जाती है। हम कहना चाहते हैं न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। इसको हिंदू और मुसलमान के दायरे में मत बांटो। अगर सड़क पे गड्ढा होगा तो उसमें हिंदू भी गिरेगा, मुसलमान भी गिरेगा। अगर भ्रष्टाचार से सड़क बनेगी, अगर बिल्डिंग की छत में भ्रष्टाचार होगा और भ्रष्टाचार की छत गिरेगी तो उसके नीचे बैठने वाला हिंदू, मुसलमान, अगड़ा और पिछड़ा सबके सब दबेंगे और मरेंगे। अब ये कहना चाहते हैं ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये देश की लूट का मुद्दा है। और लूट भी कुछ सामान्य नहीं साथ। एक घोटाला होता है कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हुआ 70,000 करोड़। एक घोटाला हुआ दूरसंचार का घोटाला हुआ 1,76,000 करोड़। एक घोटाला हुआ विदेशों में काले धन जमा करने का। घोटाले के बारे में रिपोर्ट आई, स्विट्जरलैंड बैंक एसोसिएशन की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा 70 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के उद्योगपतियों, भ्रष्ट नेताओं का आज स्विट्जरलैंड की बैंक में जमा है। ये मुल्क गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा और बेरोजगारी झेल रहा है और लाखों करोड़ रुपए लूट कर विदेशों में जमा है। और हमको आपको गुस्सा नहीं आ रहा है साथियों। आपको मालूम है इस देश में एक हिस्से में एक वो हिंदुस्तान है, हमारे ही पैसे से हमें ही उपहार बांट रहे हो। ये किसका पैसा है भैया? ये मुलायम सिंह यादव जी का खानदानी पैसा है जिससे लैपटॉप बांटेंगे? ये मायावती का खानदान? क्योंकि कौन है धर्मनिरपेक्ष, कौन है सांप्रदायिक, मेरी तो समझ में नहीं आता। एक दिन मैं सोचने लगा रात में 12 बजे, मेरी आंख खुली, मैंने कहा सोचूं जरा कौन है धर्मनिरपेक्ष और कौन है सांप्रदायिक। पहले नेता याद आए लालू प्रसाद यादव। मुझे याद आया 1989 में लालू जी थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, तब वो सांप्रदायिक थे, आज धर्मनिरपेक्ष हो गए। दूसरे नेता याद आए मुलायम सिंह यादव जी। मुझे याद आया 89 में थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, तब वो सांप्रदायिक थे, आज धर्मनिरपेक्ष हो गए। तीसरी नेता याद आई मायावती जी। मुझे याद आया पहले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 4 बार रही, तब वो सांप्रदायिक थी, आज धर्मनिरपेक्ष हो गए। मुझे याद आई ममता बनर्जी जी, पहले वो भाजपा के साथ थी, तब वो सांप्रदायिक थी, आज धर्मनिरपेक्ष हो गई। मुझे याद आई
जयललिता जी पहले भाजपा के साथ थी, सांप्रदायिक थी, आज अकेले हो गई तो धर्मनिरपेक्ष हो गई। मुझे याद आई सीपीएम, मुझे याद आया 89 में राष्ट्रीय मोर्चा के साथ भाजपा के साथ ये भी शामिल थे, तब वो सांप्रदायिक थे, आज धर्मनिरपेक्ष हुए। मुझे याद आया करुणानिधि, वो पहले सांप्रदायिक थे भाजपा के साथ, आज धर्मनिरपेक्ष हो गए। मुझे याद आया फारूक अब्दुल्ला, वो पहले भाजपा के साथ थे, सांप्रदायिक थे, आज धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं कांग्रेस के साथ। मुझे याद आया रामविलास पासवान का, पहले वो भाजपा के साथ थे तो सांप्रदायिक थे, आज धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं। अरे हम और आप मूर्ख हैं। अगर हिंदू और मुसलमान की लाश बिछी हो और कहा जाए इसके ऊपर से सब लोग मिलकर जाओ तो दिल्ली की सत्ता मिल जाएगी, तो ये सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष हाथ मिलाकर आपकी और हमारी लाश पे चढ़ के चले जाएंगे, इस हकीकत को जान गए। इस सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष का तो खेल खेलते हैं आपके साथ। कौन है सांप्रदायिक, कौन है धर्मनिरपेक्ष, हमको समझाइए। आप देश की जनता को मूर्ख बनाना माफ करने वाली नहीं है। साथ में हिसाब तो करना पड़ेगा, जवाब तो मांगना पड़ेगा, बगैर जवाब मांगे काम नहीं चलेगा। और अंत में इन लाइनों के साथ कि नदी के घाट पर अगर ये सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल इनके खेतों में बरस जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।